नमस्ते। लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे लर्निंग फिजिक्स चैनल को और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारे वीडियो सबसे पहले देख पाएं। हेलो दोस्तों, मैं मनीष एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं हमारे YouTube के इस चैनल लर्निंग फिजिक्स में। आज की इस वीडियो में हम लोग कूलम्ब्स लॉ को सीखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स से। कूलम्ब्स लॉ है क्या, पहले उसको जान लें। The force of attraction or repulsion between two stationary point charges is directly proportional to the product of the magnitudes of the two charges and inversely proportional to the square of the distance between them। यानी अगर दो चार्ज ले लें हम लोग कोई, जैसे यहाँ पर एक चार्ज है, यहाँ दूसरा चार्ज है, इसको Q1 से रिप्रेजेंट कर दें, इसको Q2 से। तो इन दोनों चार्ज के बीच जो फोर्स लगेगा कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग, वो फोर्स Q1 Q2 के प्रोडक्ट के इक्वल होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द टू चार्जेस। यानी कि Q1 और Q2 का प्रोडक्ट Q1 इंटू Q2 के प्रोपोर्शनल होगा। फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिस फोर्स एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस। यानी ये एक चार्ज है, ये दूसरा पॉइंट चार्ज है, इन दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा वो इन दोनों के मिलाने वाले लाइन यानी इस लाइन के अलोंग ही ये फोर्स लगेगा। अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज हो जाए तो यहाँ पर रिपल्सिव फोर्स लगेगा, अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो जाए तो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, और अगर दोनों के दोनों नेगेटिव चार्ज हो गए फिर से रिपल्सिव फोर्स ही लगेगा। लेकिन जो भी फोर्स होगा, अगर रिपल्सिव फोर्स हम मान लें तो ऐसे एग्जर्ट होगा, यानी कि इन दोनों को मिलाने वाले लाइन के अलोंग फोर्स होगा, और ऐसे फोर्स को हम लोग सेंट्रल फोर्स कहते हैं। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है? सेंट्रल फोर्स। तो अब यहाँ दो चार्ज हैं, दो पॉइंट चार्जेस, एक Q1 एक Q2, और इनके बीच का डिस्टेंस R है। तो कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग जो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो Q1 Q2 के प्रोपोर्शनल होगा और R स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो इन दोनों इक्वेशन को अगर हम कंबाइन कर दें, ऐसे लिख सकते हैं F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। यहाँ पर ये प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल को हटाने के लिए हम लोगों को एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट यूज करना पड़ेगा। तो इसमें K एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कांस्टेंट। तो K क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, और इसको हम लोग लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर ये दो पॉइंट चार्जेस वैक्यूम में हैं तो यहाँ पर ये टर्म जो है एप्सिलॉन नॉट, ये वैक्यूम के लिए स्पेशली हम लोगों ने लिखा है, और इसको एब्सोल्यूट परमिटिविटी कहते हैं। इसका जो वैल्यू होगा वो ऐसा होता है 8.98755 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, और अप्रॉक्सीमेटली हम लोग इसको 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर लिखते हैं। अब यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि अगर ये मीडियम चेंज हो जाए, यानी ये जो दो पॉइंट चार्जेस हैं ये वैक्यूम में ना होकर के किसी और मीडियम में है, वाटर में है या कुछ और मीडियम में, तो ये जो टर्म है ये बदल जाएगा। यहाँ पर ये एप्सिलॉन नॉट जो हमने लिखा है एब्सोल्यूट परमिटिविटी, ये सिर्फ वैक्यूम के लिए, मीडियम बदलने से ये वैल्यू भी बदल जाएगी। ये एप्सिलॉन नॉट को हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी, या फिर इसी को कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और इसकी वैल्यू होती है 8.85419 इंटू 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर।
अब नेक्स्ट है कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो फिर से हमने 2 पॉइंट चार्जेस लिया है Q1 और Q2 और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो R है। तो अब इस पर फोर्स जो लगेगा, हम मान लेते हैं कि दोनों पॉजिटिव है, ये भी प्लस में ये भी प्लस में, तो इनके बीच ऑब्वियसली रिपल्सिव फोर्स लगेगा। तो फर्स्ट चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो इस तरफ लगेगा और दूसरे चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो इस तरफ लगेगा। अब किसी एक पर जो फोर्स है उसको हम लोग अगर वेक्टर F से रिप्रेजेंट कर दें तो दूसरे पर फोर्स F डैश कह देते हैं, यानी एक पर F दूसरे पर F डैश हमने मान लिया और ये डिस्टेंस जो है वो R मान लेते हैं। तो कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग इनका जो मैग्नीट्यूड होगा वो तो ऐसे लिख सकते हैं ना, K इंटू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। और अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो मैग्नीट्यूड के साथ हमें यूनिट वेक्टर भी चाहिए और इस डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है उसको हम लोग R कैप से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो अब ये यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर को आप ऐसे लिख सकते हो ना, Q1 Q2 R स्क्वायर वेक्टर R बाय मॉड ऑफ R, यानी इस पॉइंट चार्ज से दूसरे पॉइंट चार्ज की तरफ हमने वेक्टर R इधर डिनोट कर दिया ऐसे, ये वेक्टर R है। तो यूनिट वेक्टर हम कैसे लिख सकते हैं, वेक्टर R डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ वेक्टर R, और मॉड ऑफ वेक्टर R को हमने सिर्फ R से रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, K Q1 Q2 बाई R क्यूब इंटू वेक्टर R। अब अगर हमें चाहिए ये फोर्स, इसको F डैश से डिनोट किया, तो इसके लिए क्या लिखना होगा, K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। फोर्स का मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, इस पे इधर फोर्स लग रहा है। तो इस यूनिट वेक्टर के लिए हम लोग माइनस R कैप लिख सकते हैं, क्योंकि अगर हमने इधर यूनिट वेक्टर माना है R कैप तो अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव हो जाएगा। या इसको ऐसे लिख दें, K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर माइनस वेक्टर R बाय R। यानी माइनस K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R क्यूब इंटू वेक्टर R। यहाँ पर जो ये दोनों फोर्सेस हैं दोनों का मेजरमेंट सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, एक में प्लस दूसरे में माइनस, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन होंगे। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, वेक्टर F डैश इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वेक्टर F, दोनों का मेजरमेंट इक्वल, डायरेक्शन अपोजिट। या ये नल वेक्टर होगा अगर दोनों को प्लस कर दें। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को फॉलो करता है, यानी कि जो फोर्सेस हैं वो इक्वल और अपोजिट होंगे। और इन दोनों का नेट फोर्स 0 हम कब मान सकते हैं, जब इन दोनों पॉइंट चार्ज को सिस्टम मान लिया, तब ये दोनों फोर्सेस इनके इंटरनल फोर्सेस बन जाएंगे और फिर नेट फोर्स 0 हो जाएगा। अब नेक्स्ट है परमिटिविटी। इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम विच डिटरमाइंस द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस सिचुएटेड इन दैट मीडियम। किसी मीडियम में अगर दो चार्जेस रखा है तो उन पर जो फोर्स एक्सर्ट हो रहा है वो परमिटिविटी पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट है रिलेटिव परमिटिविटी, या इसी को हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं। ये मीडियम पे डिपेंड करता है, अलग अलग मीडियम के लिए ये टर्म अलग अलग होगा। तो फर्स्ट केस हम मान लें कि दो पॉइंट चार्जेस वैक्यूम में रखे हैं r डिस्टेंस पर, और सेकंड केस इसमें फिर से यही दो पॉइंट चार्जेस हैं सेम डिस्टेंस पे रखे हैं किसी दूसरे मीडियम में। अब इसमें जो फोर्स लगेगा वैक्यूम में, इसमें ऐसे लिख दे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। और जब इसी को हम लोग दूसरे मीडियम में रख रहे हैं, यहां लिख दे इन वैक्यूम, और ये किसी मीडियम में है, तो अब इस कंडीशन में जो फोर्स लगेगा उसको ऐसे लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो आप देख सकते हो सिर्फ ये वाला टर्म दोनों में अलग अलग है।
इन दोनों का रेशियो फाइंड करते हैं। तो जब आप रेशियो फाइंड करोगे ये सारा टर्म कैंसिल हो जाएगा, ऊपर में 1/ε0 आएगा और नीचे में 1/ε या हम लोग इसको ε/ε0 लिख सकते हैं। तो ये एक टर्म आया। अब ये जो टर्म है इसको हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं, यानी कि इसी को हम लोग εr से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये जो अब ये वाला टर्म और ये वाले टर्म को हम लिख दें ऐसे εr इक्वल्स टू ε/ε0। तो यहाँ से एक रिजल्ट आएगा हमारे पास ε इक्वल्स टू ε0 इंटू εr। ये वैक्यूम में परमिटिविटी है और ये किसी मीडियम में परमिटिविटी है। उन दोनों का जो रेशियो है ε/ε0 ये क्या कहलाता है? रिलेटिव परमिटिविटी। ये जो रिलेटिव परमिटिविटी है इसी को कई बार हम लोग k से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको यहाँ ये ध्यान रखना है कि k ये रिलेटिव परमिटिविटी के लिए भी डिनोट किया जा रहा है और कई बार 1/4πε0 को भी हम लोग k से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो दोनों अलग अलग टर्म्स हैं, सिंबल कई बार सेम यूज करें हैं, कंफ्यूज नहीं होना आपको। अब कूलम्ब्स लॉ पर बेस्ड एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है अ पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q1 is revolving around a fixed charge -q2 in a circular path of radius r. Calculate the period of revolution and its speed. यानी एक पॉइंट चार्ज सेंटर में है और उसके चारों ओर एक दूसरा पॉइंट चार्ज सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस r है। हमें क्या फाइंड करना है? एक तो स्पीड और दूसरा टाइम पीरियड। इसका मास m और चार्ज कितना दिया है? q1 और सेंटर पे जो चार्ज है वो -q2 है। इसका मतलब क्या है? एक पॉजिटिव एक नेगेटिव दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा वो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। तो जो यहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है वो होगा सेंट्रिपिटल फोर्स और यही सेंट्रिपिटल फोर्स जो है वो कहाँ से आएगा? इन दोनों के बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है उनकी वजह से। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1/4πε0 q1 q2/r² इक्वल्स टू mv²/r। यहाँ ध्यान रखना है ये लिखा नहीं क्वेश्चन में कौन सा मीडियम है, तो हम लोग इसको वैक्यूम मान रहे हैं इसलिए यहाँ पर ε0 पुट किया है। अब एक r तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से अगर v² फाइंड करना है, ये m नीचे आएगा तो v² हो जाएगा 1/4πε0 q1 q2/r इंटू m। अब ये स्क्वायर है, अगर v फाइंड करना है तो इस पर स्क्वायर रूट डाल देंगे। ये हमें क्या मिल गया? v मिल गया। तो एक चाहिए था स्पीड, स्पीड हमें पता चल गया। नेक्स्ट हमें फाइंड करना है टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना 2πr डिवाइडेड बाई v। ये टोटल जो डिस्टेंस है 2πr और इसका जो स्पीड है उससे डिवाइड कर दिया। ये पूरा का पूरा टर्म ऊपर लिख देंगे 4πε0 m इंटू r। ये टर्म को भी अंदर ही लिख देते हैं तो ये 4 हो जाएगा और यहाँ पर π³ हो जाएगा 4 और एक 4 पहले से 16 लिख देते हैं 16 और ये π² फिर π तो π³ एक r, ये अंदर जाएगा तो r²। तो फिर हम ऐसा लिख दें r³ m डिवाइडेड बाई q1 q2। आप चाहो तो यहाँ पर भी आंसर छोड़ सकते हो। अब हम लोग इक्विवेलेंट डिस्टेंस निकालना सीखते हैं, यानी दो पॉइंट चार्ज अगर किसी मीडियम में है, उन पर कुछ फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अगर उसी पॉइंट चार्ज को वैक्यूम में रखते हैं तो कितने डिस्टेंस पे रखने से सेम फोर्स लगेगा, वही होगा इक्विवेलेंट डिस्टेंस। तो जैसे मान लें ये पहले दो पॉइंट चार्ज को किसी मीडियम में रखा है, एक q1 दूसरा q2 और इनके बीच का डिस्टेंस r।
इस मीडियम के लिए परमिटिविटी एप्सिलन है, तो जो फोर्स होगा उसको ऐसे लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलन Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलन नॉट इंटू एप्सिलन आर। यहाँ एप्सिलन आर क्या है? रिलेटिव परमिटिविटी इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। और अब इसी 2 पॉइंट चार्जेस को हम लोग वैक्यूम में रख रहे हैं। तो इसमें जो परमिटिविटी लेंगे एप्सिलन नॉट। अब यहां पर जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस को आर डैश मान लेते हैं। आर डैश ये डिस्टेंस है जिसकी वजह से कि फोर्स सेम होगा। फोर्स सेम है, इसको ऐसे लिख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलन नॉट Q1 Q2 बाई आर डैश स्क्वायर। अब ये एक टर्म है, ये दूसरा टर्म है, दोनों इक्वल होंगे। तो जब दोनों इक्वल है तो ये Q1 Q2 दोनों में है, 4 पाई एप्सिलन नॉट दोनों में है। ये डिनोमिनेटर में जो आर स्क्वायर इंटू एप्सिलन आर है ये आर डैश स्क्वायर के इक्वल होगा। तो हम लोग ऐसे लिख देते हैं आर डैश स्क्वायर इक्वल्स टू एप्सिलन आर इंटू आर स्क्वायर और आर डैश इक्वल्स टू रूट एप्सिलन आर इंटू आर। ये आपको याद रखना है। इक्विवेलेंट डिस्टेंस अगर फाइंड करना है किसी मीडियम में, जो डिस्टेंस है उसको उस मीडियम के रिलेटिव परमिटिविटी के स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई करना होता है। अब एक और न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। इसमें लिखा है फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस शोन बिलो। ये एक फिगर गिवन है, इसमें 2 पॉइंट चार्जेस हैं Q1 और Q2, इनके बीच का सेपरेशन R है और इन दोनों के बीच में एक मीडियम रखा है जिसका रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलन आर है। यानी इधर तो वैक्यूम है लेकिन इस मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी दिया है और इसका थिकनेस गिवन है। हमें क्या फाइंड करना है? इनके बीच क्या फोर्स लगेगा। तो अगर हम लोग डिस्टेंस की बात करें, ये डिस्टेंस अगर t है, टोटल डिस्टेंस r था, तो ये बाकी वाला डिस्टेंस कितना होगा? r माइनस टी। और ये t डिस्टेंस के करस्पॉन्डिंग जो इफेक्टिव लेंथ होगा उसको हम लोग स्क्वायर रूट ऑफ एप्सिलन आर इंटू टी लिखेंगे। अब इससे पहले जो कॉन्सेप्ट बताया था उसके अकॉर्डिंग ये जो डिस्टेंस है t वो किसके इक्विवेलेंट होगा? स्क्वायर रूट ऑफ एप्सिलन आर इंटू टी। और बाकी डिस्टेंस कितना था? d माइनस टी। तो ये हो जाएगा r इफेक्टिव, यानी Q1 और Q2 के बीच जो इफेक्टिव डिस्टेंस है इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं d माइनस टी इंटू 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एप्सिलन आर। तो अब जो फोर्स है वो डायरेक्ट हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय d माइनस टी इंटू 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एप्सिलन आर स्क्वायर। तो अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जान लें। पहला पॉइंट है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स, यानी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है उसकी वजह से वर्क डन वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, पाथ से इंडिपेंडेंट होता है। जैसा कि हमें पता है कि कोई भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से वर्क डन पाथ इंडिपेंडेंट होता है, ये सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। और दूसरी बात कि राउंड ट्रिप में वर्क डन 0 होता है, ठीक है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होता है। दूसरा है इट इज अ सेंट्रल फोर्स। इसका क्या मतलब है कि जब 2 पॉइंट चार्ज के बीच हम लोग फोर्स की बात करें, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करें, तो ये फोर्स उन दोनों को मिलाने वाले लाइन के अलोंग होगा। थर्ड पॉइंट है फॉर अ मीडियम एप्सिलन आर यानी रिलेटिव परमिटिविटी इज कांस्टेंट एट फिक्स्ड टेम्परेचर एंड कैन हैव वैल्यूज बिटवीन 1 to infinity। ये 1 लिखा है। तो अब आपको यहाँ ध्यान रखना है कि अलग अलग मीडियम के लिए ये जो रिलेटिव परमिटिविटी है ये अलग अलग हो सकता है और इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है 1 से इन्फिनिटी के बीच, लेकिन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे एक फिक्स्ड मीडियम की जो वैल्यू होगी वो भी फिक्स्ड होगी। जैसे हम एग्जांपल ले, अगर एयर की बात करें तो एट STP इसके जो वैल्यू होगी ये एप्सिलन आर ये 1.00054 है। अगर हम लोग
वैक्यूम के लिए बोले तो ये क्या एग्जैक्टली 1 होता है। किसी भी मेटेलिक सरफेस के लिए, मेटल के लिए ये इन्फिनिटी लेते हैं। और ऐसे ही अगर हम लोग बात करें वाटर की, तो अलग अलग टेम्परेचर पर ये जो वैल्यू है ये अलग अलग होता है। जैसे हम बात करें 0 डिग्री सेल्सियस पर ये 88 होता है, ये जो वैल्यू है। और अगर 20 डिग्री सेल्सियस पे लिखें 80 के अराउंड होता है। ऐसे ही 100 डिग्री सेल्सियस पर ये 55.3 होता है। आपको ये ध्यान रखना है कि इसका कोई यूनिट नहीं होता है, कोई डायमेंशन नहीं होता है, बस ये इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि मीडियम के बदलने से फोर्स कितना चेंज हो जाएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी इज अ डायमेंशनलेस एंड यूनिटलेस फिजिकल क्वांटिटी। ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं या रिलेटिव परमिटिविटी, इसका कोई यूनिट नहीं होता, कोई डायमेंशन नहीं होता। फिर नेक्स्ट क्या है, कूलम्ब्स लॉ इज वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस, यानी जो हम लोग फॉर्मूला पढ़ते हैं कि Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, वो पॉइंट चार्जेस के लिए ही एप्लीकेबल है। अगर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट हो गया तो अलग अलग छोटे छोटे पॉइंट चार्जेस के लिए हम लोग ये कूलम्ब्स लॉ यूज करेंगे, फिर जरूरत के अकॉर्डिंग उसको इंटीग्रेट करके फाइनल रिजल्ट फाइंड करते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हमारा वीडियो आपको कैसा लग रहा है, हम इसको कैसे और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल हो, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।